आप में अलग ऋतु है, सातवीं ऋतु है प्रेम, छहों ऋतुओं को समोए अपने आप। सातवीं ऋतु है प्रेम, छहों ऋतुओं को समोए अपने आप में। प्रेम में ताप है, प्रेम में शीत, प्रेम में बयार है, प्रेम में वृष्टि। प्रेम को फर्क नहीं पड़ता ना आंधी से, न पानी से, भीत नहीं जानता प्रेम, न ओलों से, न पाले से। उतना ही उद्दाम फूटता है प्रेम, जितनी ज्यादा विषम होती है पारिस्थितिकी। अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, और मन की डार पर फूटता है अचानक बौर। अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, और मन की डार पर फूटता है अचानक बौर। तो समझ लो, तो समझ लो, आ गई जीवन में सातवीं ऋतु प्रेम की। प्रेम की बात है तो एक कविता, काशी में प्रेम। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है, काशी में पंडित हैं, जटाजूट हैं, घंटे घड़ियाल हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है, स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है, काशी में पंडित हैं, जटाजूट हैं, घंटे घड़ियाल हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है, स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित। काशी में कोई ढाई अक्षर नहीं पढ़ता। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित। काशी में कोई ढाई अक्षर नहीं पढ़ता। न जाने कब से बौराई हुई है काशी। साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। काशी से मगहर को जाता है कौन सा मार्ग। ईश्वर को लेके एक लंबी सीरीज थी 30-32 कविताओं की, ईश्वर हाँ नहीं तो। उसकी बहुत छोटी कविता, ईश्वर के लिए, ईश्वर से डरो हे ईश्वर। ईश्वर के लिए, ईश्वर से डरो हे ईश्वर। इसके साथ ही मैं अपने इस काव्य पाठ का समापन करता हूँ। एक लंबी कविता, किताबें दीवार नहीं होती, मैंने अनिल जन्मेजय के लिए लिखी थी, और वो मित्रों के लिए लिखे संकलन का टाइटल भी था। इस वक्त वो उपलब्ध नहीं है, अन्यथा मैं उस कविता को पढ़ना चाहता था। किताबें दीवार नहीं होती, जो अनिल जन्मेजय के लिए लिखी थी। आज अनिल जन्मेजय की कविताओं को सुनने का एक अरसे बाद मौका मिला है। ये सुखद क्षण है, और भारत के आए को भी मैं कार्यक्रम के सूत्रधारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य और अपने कविता पाठ का समापन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर सर। अभी आप सभी ने सुधीर सर के विभिन्न आस्वाद कविताओं, थोड़ा जोर से बोलिए, पाठ सुना। अभी आप सभी ने सुधीर सर के द्वारा विभिन्न आस्वादों से भरी हुई कविताओं का पाठ सुना, और अब इसी क्रम में मैं आदरणीय भरत यायावर सर को आमंत्रित करूंगा। उनके कई कविता संग्रह 80 के दशक में इस प्रकाशित हुए हैं। हाल बेहाल, कविता फिर मुस्कुराएगी, और मैं हूँ यहाँ हूँ, बेचैनी झेलते हुए, और आलोचनाओं की किताबों का एक लंबा सिलसिला उनका चला था। और रेणु जी पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। अब मैं उन्हें बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले उनकी ही एक प्रेम कविता मैं यहाँ पढ़ूंगा।
फैज की कविता और इकबाल की बानों की आवाज दोनों को प्यार करता हूँ। इन शब्दों के साथ जब प्रेम की दरिया में बहकर हम सभी हकीकत में देखेंगे, हम अपनी सूरत देखेंगे, हर झूठ से मुंह फेरेंगे, नफरत से भरे इंसानों में चाहत के इरादे देखेंगे, हम देखेंगे। आदरणीय भारत यावर जी कविता पाठ करेंगे। आदरणीय भरत यावर जी। मैं नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ। बहुत पुराने और प्यारे लड़ते झगड़ते तकरार करते हंसी मजाक करते बेहद बेहद खिलखिलाते मुस्कुराते अनिल जन्मजय सुधीर सक्सेना। हम लोग दूर दूर रहते हैं और जमाना पहले हम भी जवान थे, अब 60 पार हैं। हम लोग के बीच अनिल जन्मजय, भारत यायावर, छोटे कवि रह गए, महाकवि सिर्फ सुधीर सक्सेना। तो मैं सुधीर भाई को कविताएं सुनकर बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी है और कविता के पथ पर 100 सरपट दौड़ते रहे। कभी बिलासपुर जाते हैं, कभी समरकंद पहुंच जाते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, लेकिन हजारीबाग आने का सपना अभी तक इनका पूरा नहीं। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे घर अनिल जन्मजय जैसे मेरे गहरे मित्र आए और मास्को विश्वविद्यालय में रहते हुए पढ़ाते हुए मास्को में एक लंबी उम्र बिताते हुए वहीं जवानी में गए और अब जीवन के इतने वर्ष उन्होंने गुजारा है, लेकिन दिल वही है हिंदुस्तानी। चेहरा भी है हिंदुस्तानी, दिल भी हिंदुस्तानी और मास्को में रहता है एक हिंदुस्तानी। मैं अपनी कविता ज्यादा कविता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं महाकवि नहीं हूँ। तो सुधीर जी हम लोग के बीच सिर्फ महाकवि हैं। 2-4 कविताएं छोटी छोटी। मैं प्रारंभिक जीवन के बाद में जब नौकरी, नागार्जुन मेरे गुरु थे, उन्होंने उनके साथ घूमता रहता था, तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, घर गृहस्थी जमाओ, मेरा जीवन ठीक नहीं है, ये बाबा बन के घूमते रहना जी इधर उधर, है ना, मारे मारे फिरना ठीक नहीं है। तो मैंने उनके आदेश को माना। फिर मैंने एक कॉलेज में ज्वाइन किया। तो जगह उसका मेरे कॉलेज का नाम था चास कॉलेज, और चास एक शहर है, वहां रहता था। वहीं पर अकेला रहता था, तो वहीं पर फुटपाथ पर टहलता रहता था। तो एक मेरे मित्र बने। तो मित्र जो थे वो बहुत किस्सा कहानी सुनाते थे और रोज भेंट होती। उस मित्र का नाम था इदरीस मियां। तो मैं अपने मित्रों को बहुत याद करता हूँ। मैं विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ, मैं प्रेम से निर्मित व्यक्ति हूँ। इदरीस मियां को मैं याद करते हुए 1984 में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। व्यक्ति चित्र है, मूंगफली ठेली पर, मूंगफली ठेली पर जीवन की एक गहरी सच्चाई है, जिसे लेकर चास की सड़कों को चासते रहते हैं इदरीस को। मूंगफली के छिलकों सी बिखरी हुई जिंदगी को अपने में समेटे कितने घरों के सामने
रुकते हैं, बांटते हैं जीवन की खुशियां। टूटे हुए एक हाथ के दर्द को आंखों में छुपाए, ठेले पर अपनी पूरी दुनिया लिए, दूसरे हाथ से ठेलते हुए ठेले को आगे बढ़ जाते हैं इदरीस मियां। ठेले पर मूंगफली के पास से, ठेले पर मूंगफली के पास से उनकी झोपड़ी का दिया है, उनके घर के चूल्हे की आग, उनके बच्चों की आंखों की चमक, रोटी की भाप, पत्नी की धूल जमी साड़ी का साबुन। ठेले पर मूंगफली की दुकान है, आशाओं का 5 मंजिला मकान। समाज के बीच मेहनत से जीने का ऐलान, बच्चों की खुशियों का पैगाम। मूंगफली ठेले पर जीवन की एक गहरी सच्चाई है, जिसे लेकर चास की सड़कों को चासते रहते हैं इदरीस मियां, बिना यह जाने क्या होगा कल, बिना यह जाने क्या होगा कल, जब दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। जीवन की इस लड़ाई में छिन जाएगी आंखों की रोशनी। कल आए थे इदरीस मियां, पहले भी आते रहे हैं, आज भी आएंगे और कल भी आएंगे, परसों भी। पर मैं सोचता हूं जब नहीं आएंगे इदरीस मियां, क्या होगा, क्या होगा। तो ये मेरे मित्र जो है, पुराने मित्र की याद में यह कविता थी। अब दूसरी कविता सुना रहा हूं। बहुत कम समय में कविताएं सुनाकर समाप्त करूंगा। एक मेरी कविता है, ये विचार प्रधान कविता है, इतिहास। इतिहास भी अजीब गोरखधंधा है, इतिहास भी अजीब गोरखधंधा है। इसमें रहते हैं पुत्री, हत्यारे, ऋषि, संत एक संग। इतिहास भी अजीब गोरखधंधा है, इसमें रहते हैं लुटेरे, हत्यारे, ऋषि, संत एक संग। एक संग हजारों वर्ष दिखाई पड़ते। इतिहास में एक संग हजारों वर्ष दिखाई पड़ते हैं, जिसे कहते हैं जन्म, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता। होता भी है रामायण में तो बंदर और भालू की शक्ल, महाभारत में छावनी सेना के रूप में मरता है, पर कहाँ अलग से कोई चर्चा है। न अपना कोई चेहरा, न अस्तित्व, और जहां भी देखता अलग चेहरा, अस्तित्व, शंभु एकलव्य। इतिहास पुरुषों ने निर्ममता से मिटाया है। इतिहास भी अजीब गोरखधंधा है, लोगों ने अपनी तरह से इसे बार बार बनाया है, मिटाया है। लोगों ने अपनी तरह से इसे बार बार बनाया है, बिगाड़ा है, अपनी तरह से बार बार लोगों को समझाया है। इतिहास, कुछ लोगों के लिए इतिहास नहाने का दरिया है, कुछ लोगों के लिए इतिहास नहाने का दरिया है, लेटने की बिछावन है, ओढ़ने की रजाई है। कुछ लोगों के लिए अंधेरा कमरा है, चमगादड़ों से भरा। पर भाई मेरे, मैं इस गोरख धंधे की असली जड़ों तक जाना चाहता हूं, जहां इतिहास सिर्फ हास नहीं है कल का, वह मनुष्यों के आगे और आगे जाने की मशाल है, वर्तमान की अपने को मांजने और कांटों को साफ करने की तमीज
कल और आज की गतिविधियों के स्रोत की खोज, लड़ने की, संघर्ष की क्षमता पर भाई मेरे यह क्यों बनाया जाता रहा है अपनी ही चीज को इस तरह कि गोरखनाथ भी गोरख धंधे की चीज दिखाई पड़ती। मेरी तीसरी कविता तीसरी तरह की है। इस कविता प्रतीकात्मक रूप में मैंने लिखा है। शीर्षक है खिड़की। एक खिड़की शीर्षक की जो दो कविताएं हैं और इसके दो रूप। निकलूंगा अपने से बाहर, निकलूंगा अपने से बाहर उसने सोचा, निकलूंगा अपने से बाहर उसने सोचा और खिड़की खोली, पर्दा हटा दिया। बाहर एक पगडंडी थी जो जाती थी शहर, वह शहर जा पहुंचा और एक बड़े मकान में तब्दील, अकेला हो गया, अपने में सिमट गया। इस अकेले दिमाग ने रचे विध्वंसक अस्त्र शस्त्र जनता को और विपन्न कर दिया। इस अकेले दिमाग ने रचे इतने सारे भोग के सामान पर प्रेम की कोई खिड़की नहीं खोली, जिसके आगे हरा भरा कोई उपवन, प्रेम, पेड़, चिड़िया, सृष्टि का संगीत, पूजन, वह एक द्वीप बन गया अपने सर्वाधिक शक्ति संपन्न पर घातक विनाशक जनता के लिए। खिड़की का जो दूसरा पक्ष है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं और दूसरी कविता। ये जीवन को समझने के लिए, ये जीवन की दुश्वारियां जो है, मुसीबतें जो है, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी रचना मैंने की थी। मुश्किल है। अनिल, सुधीर जी सुनाई दे रहा है। अनिल जी सुन रहे हैं, आपकी कविता हाँ, बहुत ध्यान से सुन सुनाई पड़ रही है? सुन रहे हो? बिल्कुल सुन रहा हूँ। मुश्किल है, मुश्किल है अनिल जन्मविजय को सरल बनाना। सुधीर सक्सेना को कविता सुनाना मुश्किल है। तो कविता शुरू कर रहा हूं मैं। मुश्किल है। पढ़िए 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 भारत जी पढ़िए। मुश्किल है दुनिया की मुश्किलों से निकलना। मुश्किल है दुनिया की मुश्किलों से निकलना अपने आप से बाहर, मुश्किलों के चेहरों को ठीक ठीक पहचानना, उनका अंतरंग होना पास भी मुश्किल, तब तक मुश्किल जब तक मुश्किलों की दीवार पर चिड़िया की तरह खुदकना संभव नहीं। संभव होना भी मुश्किल है क्योंकि मुश्किलों के वृक्ष की जड़ों में जड़ता का पानी, आलस्य का खनिज प्रवाहित होता रहे। पत्ते हिलते रहें, डालियां हिलती रहें, पर मुश्किल है वृक्ष का। मुश्किलों का रंग हमेशा काला क्यों हो? मुश्किलों का रंग हमेशा काला क्यों हो? उस काले रंग पर सफेद चौक से लिखकर नाम अपना कहना कि मुश्किल है दुनिया की मुश्किलों से निकलना। जीना मुश्किलों में, फिर कहना मुश्किलों में, रहना मुश्किलों में, फिर कोसना मुश्किलों को, यह अच्छा नहीं है, नहीं है अच्छा। फिर अच्छा क्या है? फिर अच्छा क्या है?
मुश्किलों की दीवार पर चिड़िया की तरह फुदकना, स्वाद पाना जूझते हुए मुश्किलों से, यह जानते हुए कि मुश्किल है दुनिया की मुश्किलों से निकलना। अब मुश्किल से बाहर आ रहा हूं और त्रिलोचन जी, हम लोग अनिल मुझको ले जाया करते थे, कभी मैं अकेले त्रिलोचन जी को करते थे। तो त्रिलोचन जी की संगति में जो रहा है वो काव्य रस से भर जाता था और सिर्फ कविता में जीने वाले व्यक्तित्व। तो मुझ पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, मैंने कुछ सोनेट लिखे। तो एक मैंने सोनेट लिखा था 1987 में, उसमें मेरे पूरे गांव में मैं कवि हो गया तो पूरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो कवि हो गया, कवि हो गया यानी पागल हो गया, अपनी धुन में रहता है, क्या क्या जाने करता है। तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने वाले, हंसने वाले। अब अनिल जन्मेजय भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं दक्षिणपंथी हूँ। एक बार पूछा कि क्या तुम दक्षिणपंथी हो, मैं कहा बिल्कुल दक्षिणपंथी। एक मेरे मित्र हैं कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, क्या तुम वामपंथी हो, लगे बिल्कुल वामपंथी हो। दरअसल मनुष्य न वामपंथी होता है न दक्षिणपंथी होता है, मनुष्य मनुष्य होता है और उसका हृदय होता है। कभी वह अतीत की ओर मुड़ता है, कभी भविष्य की ओर जाता है। तो तरह तरह की चीजें साफ परिदृश्य में आती हैं। तो रचनाकारों को बहुत सारे लोग उस पर हंसते हैं। तो मैंने एक सोनेट लिखा है कि जब आदमी किसी राह पर चलता है तो उसको हंसने वाले लोग बहुत, इस विषय पर लिखा है। अनिल जन्मेजय चले गए उठकर, सुन रहे हो अनिल? हाँ सुन रहा हूँ यार, खाने पीने सुन गए रहा हूँ सर। मेरी जान। हाँ हाँ, खा पी कर आओ। हाँ, तब हंसना मेरे पर, ठीक है ना? मैंने तुम्हारे ऊपर ही कविता लिखी, तुम मेरे ऊपर बहुत हंसते रहते हो ना, बहुत मजाक उड़ाते रहते हो। तो मैं वैसे लोगों को संबोधित करके त्रिलोचन जी की शैली में एक सोनेट लिखा है। हंसते हैं जो लोग हंसे वे, खूब हंसे वे। हंसते हैं जो लोग हंसे वे, खूब हंसे वे। हंसकर जीवन को नकार दें, खूब उपेक्षा करें और फिर देखें चलने वालों पे वे, कैसे चलते हैं पथ पर जो नहीं अंदेशा से डरते हैं। रुकने वाले कदम कदम पर छिटक छिटक कर कदम बढ़ाते आगे जाते, सबसे बड़ी और दूसरी आगे समतल राह किंतु वे ठहर ठहर कर कदम बढ़ाते, नहीं कभी बढ़ आगे पाते। हंसने वाले कदम कदम पर मिलते हैं जो नहीं कभी बढ़ आगे पाते, बढ़ने वालों के भीतर जा शोर मचाते, शब्दहीन हो निंदा के ही रस पी पी कर जीने वाला। निंदा के ही रस पी पी कर जीने वालों, कितने दिन तक हंसी गुनेगा चलने वाला, कितने दिन तक हंसी, कितने दिन तक हंसी सुनेगा चलने वाला, रुके हुए ठहरे जीवन को डलने वाला। धन्यवाद। मेरी कविता पाठ का समापन ये सोनेट से था। अब मैं अनिल की आवाज में, अनिल की कविता है, सुनने को बेकरार। धन्यवाद प्रदुम जी। प्रद्युमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद सर।
आपने अभी जनमानस को छूती हुई कविताएं सुनाई और जन से जुड़ी हुई कविताओं को आपने हम सभी के समक्ष पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अब चाहूंगा अनिल जन्मेजय सर को, जो संघर्षों से जूझते रहे हैं शुरू से ही और संभवतः आज भी काफी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ही कविता से भय। जब सारी चिड़ियां गुम हो जाती हैं, आकाश काला पड़ जाता है, मैं डर जाता हूँ। धन्यवाद। और अनिल जन्मेजय सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना कविता पाठ करें। सभी को नमस्कार। अभी आपने एक दक्षिणपंथी कवि को सुना। भारत आर्यवर्त दक्षिणपंथी हैं। इसका प्रमाण उनकी कविता है इतिहास गोरक्ष धंधा है। गोरक्ष का व्यापार है इतिहास। उन्होंने आपको ये कविता सुनाई और गोरक्ष का व्यापार कौन करता है ये आप जानते हैं। तो इतिहास को ही गोरक्ष का व्यापार घोषित करने वाले दक्षिणपंथी कवि भारत यायावर के बाद अब आप एक वामपंथी कवि को सुनिए। पहली कविता है गोरिल्ला। गोरिल्ला, तुम्हारे खेत उनके पास हैं, चुप रहो। तुम्हारे खेत जोते जा रहे हैं, जोतने दो। तुम्हारे खेत उनके पास हैं, चुप रहो। तुम्हारे खेत जोते जा रहे हैं, जोतने दो। उनमें बीज डाले जा रहे हैं, डालने दो। अंकुर फूट गए हैं, देखते रहो। फसल बढ़ रही है, इंतजार करो। फसल पक गई है, हथियार तेज करो। फसल कट रही है, तैयार हो जाओ। फसल बढ़ रही है, इंतजार करो। फसल पक गई है, हथियार तेज करो। फसल कट रही है, तैयार हो जाओ। फसल गाड़ी पर लाद दी गई है, कूद पड़ो, वार करो। उनकी लाशें बिछा दो। यह फसल तुम्हारी है, तुम्हारे खेत की। अब ये खेत भी तुम्हारे हैं। फसल गाड़ी पर लाद दी गई है, कूद पड़ो, वार करो। उनकी लाशें बिछा दो। यह फसल तुम्हारी है, तुम्हारे खेत की। और अब ये खेत भी तुम्हारे हैं। अगली कविता है कविता नहीं है यह। कविता नहीं है यह, बढ़ती हुई समझ है एक वर्ग के लोगों में दूसरे वर्ग के खिलाफ। कविता नहीं है यह, बढ़ती हुई समझ है एक वर्ग के लोगों में दूसरे वर्ग के खिलाफ। कविता नहीं है यह, आंखों में गुनगुना समंदर है, निरंतर फैलता हुआ चुपचाप खौल जाने की तैयारी में। कविता नहीं है यह, बंद पपड़ाए होठों की भाषा है। कविता नहीं है यह, बंद पपड़ाए होठों की भाषा है। लहराती झिलमिलाती हुई गतिमान बाहर आने की तैयारी में। कविता नहीं है यह, चेहरे पर उगती हुई धूप है, तनी हुई धूप बढ़ती ही जा रही है अंतहीन। कविता नहीं है यह, छिली हुई चमड़ी की फुसफुसाहट है कंकरीली धरती पर घिसटते हुए। कविता नहीं है यह, छिली हुई चमड़ी की फुसफुसाहट है कंकरीली धरती पर घिसटते हुए, तेज शोर में बदलती हुई। कविता नहीं है यह, पसीना चुहाते शरीर है, कुदाल और हल लिए जमीन गोड़ने की तैयारी में। कविता नहीं है यह, मजदूर के हाथों में हथौड़ा है, भरी हुई बंदूक का घोड़ा है। कविता नहीं है यह, कविता नहीं है यह, मजदूर के हाथों में हथौड़ा है, भरी हुई बंदूक का घोड़ा है। कविता नहीं है यह।
सूरज। सूरज, लाल सुर्ख सूरज, नन्हा खामोश कुपित सूरज, दहक रहा है धीरे धीरे, अब जिस्म पर नहीं ठहरता, रक्त में घुल रहा है। सूरज, लाल सुर्ख सूरज, नन्हा खामोश कुपित सूरज, दहक रहा है धीरे धीरे, अब जिस्म पर नहीं ठहरता, रक्त में घुल रहा है। सूरज स्थिर नहीं है, नरक के बाड़े में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है बंदूक के, एक स्थिति से गुजर रहा है सूरज। सूरज किताब पढ़ रहा है, एक लंबा भूमिगत इतिहास। ये गोरख धंधा नहीं है, ये लंबा भूमिगत इतिहास है। सूरज किताब पढ़ रहा है, एक लंबा भूमिगत इतिहास, यातना के भयानक सब क्षणों को मन ही मन फिर गढ़ रहा है। सूरज चीख नहीं रहा है, चुप भी नहीं है वह, आक्रमणकारी मुद्रा में सीधा तना खड़ा है, अपनी पहचान कर रहा है, तमाम लोगों के भीतर बढ़ रहा है सूरज। सूरज चीख नहीं रहा है, चुप भी नहीं है वह, आक्रमणकारी मुद्रा में सीधा तना खड़ा है, अपनी पहचान कर रहा है, तमाम लोगों के भीतर बढ़ रहा है सूरज। अगली कविता है कहारिन। वह कहारिन काली लड़की बहुत सुंदर है। वह कहारिन काली लड़की बहुत सुंदर है, पानी भरते बर्तन मलते काली लड़की गीत कोई गुनगुनाती है, मुंडेर पर एक कोयल ठहर जाती है। पानी भरते बर्तन मलते काली लड़की गीत कोई गुनगुनाती है, मुंडेर पर एक कोयल ठहर जाती है। छोटा कोठा बड़ा कोठा रसोई घर कोठार आंगन बुहारती है। छोटा कोठा बड़ा कोठा रसोई घर कोठार आंगन बुहारती है, काली लड़की कुत्ते को दुत्कारती है। खिड़की में गिलहरी हरे काले और सफेद, निकर धोती ब्लाउज पैंट कमीज चादर खेस कपड़ों को कूटती है। नीले लाल पीले हरे काले और सफेद, निक्कर धोती ब्लाउज पैंट कमीज चादर खेस कपड़ों को कूटती है। काली लड़की चिनगी बन भीतर भीतर धीरे धीरे चटक चटक फूटती है। नेवले सी चुपचाप सांपों को ढूंढती है। बहुत सुंदर है वह कहारिन, एक कोयल गिलहरी नेवले सी काली लड़की। मैं कविता का एहसानमंद हूँ। यदि अन्याय के प्रतिकार स्वरूप तनती है कविता, यदि अन्याय के प्रतिकार स्वरूप तनती है कविता, यदि किसी आने वाले तूफान की अग्रदूत बनती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। अध जली अध बुझी 22 की बीड़ी का, अध जली अध बुझी 22 की बीड़ी का, बेरोजगारी से त्रस्त थकी युवा पीढ़ी का आक्रोशमय स्वर बन जलती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। जिनकी जिंदगी मशीन है, भूख कुल चिन्ह है। जिनकी जिंदगी मशीन है, भूख कुल चिन्ह है। रोटी एक जुगाड़ है, खोखली पुकार है। उनकी गुहार बन
गरजती है कविता, तो मैं कविता का ऐसा भट्टी पर उबलते आकाश में, मौसम के बढ़ते तनाव में, भट्टी पर उबलते आकाश में, मौसम के बढ़ते अनिल सर। कनेक्शन कनेक्शन कट गया शायद। हाँ, कनेक्शन कर गया। तो अभी कर हाँ आ रही है आपकी हाँ, आवाज। गया सब। हाँ ठीक ठीक है, आप कहिए आप। अब मैं ये कविता दोबारा सुनाऊंगा। जी हाँ जरूर जरूर। मैं कविता का एहसानमंद हूँ। यदि अन्याय के प्रतिकार स्वरूप तनती है कविता, यदि किसी आने वाले तूफान की अग्रदूत बनती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। अध जली अध बुझी 22 की बीड़ी का, बेरोजगारी से त्रस्त थकी युवा पीढ़ी का आक्रोशमय स्वर बन जलती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। जिनकी जिंदगी मशीन है, भूख कुल चिन्ह है, रोटी एक जुगाड़ है, खोखली पुकार है, उनकी गुहार बन गरजती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। भट्टी पर उबलते आकाश में, मौसम के बढ़ते तनाव में, मजदूर का किसान का, फैलते लाल निशान का, बढ़ते घमासान का सहज सूर्य बनकर चलती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। अकाल। अकाल जब आता है, अपने साथ लाता है अड़ियल बैल से बुरे दिन। अकाल जब आता है, अपने साथ लाता है अड़ियल बैल से बुरे दिन। अकाल भेद नहीं करता खेत पेड़ पशु और आदमी में। अकाल भेद नहीं करता खेत पेड़ पशु और आदमी में। बाज की तरह आकाश से उतरता है, बाज की तरह आकाश से उतरता है, हरे भरे खेतों की छाती पर, फसल को जकड़ता है पंजों में, खेत से खलिहान तक सरकता है, अंधेरे की तरह छा जाता है, लचीली शांत हरी टहनियों पर, पत्तियों की नन्ही हथेलियों पर बेखौफ जम जाता है, जड़ तक पहुंचने का मौका ढूंढता है, बोझ की तरह लद जाता है, पुट्ठेदार गठियाए शरीर पर, खिंचते हैं नथुने, फूलता है दम, धीरे धीरे दिखाता है हाथ उस्ताद, धुंध की तरह गिरता है, थके हुए उदास पीले चेहरों पर, लोगों की आंखों में उतर आता है, पेट पर हल्ला बोलता है शैतान, जब भी आता है लाता है बुरे दिन, काल बन जाता है अकाल। अब एक कविता माँ के बारे में। माँ तुम कभी नहीं हारी, माँ तुम कभी नहीं हारी, कहीं नहीं हारी, जीतती रही अंत तक निरंतर। माँ तुम कभी नहीं हारी, कहीं नहीं हारी, जीतती रही अंत तक निरंतर। कच कच कर टूट कर बिखरते हुए, बार बार गिर कर उठते हुए, घमासान युद्ध तुम लड़ती रही द्वंद्व के अनंत मोर्चों पर। कच कच कर टूट कर बिखरते हुए, बार बार गिर कर उठते हुए, घमासान युद्ध तुम लड़ती रही द्वंद्व के अनंत मोर्चों पर। तुम कभी नहीं डरी, दहकती रही, अनबुझ सफेद आग बन लहकती रही, तुम्हारे भीतर जीने की ललक। तुम कभी नहीं डरी, दहकती रही, अनबुझ सफेद आग बन लहकती रही, तुम्हारे भीतर जीने की ललक। चुनौती बनी रही तुम जुल्मी दिनों के सामने,
चक्की की तरह घूमते रहे दिन रात, पिसती रही तुम, करहाई नहीं, तड़पी नहीं, करती रही चुपचाप संतापित संघर्ष जब तक तुम रही। फिर एक दिन तुम आसमान में उड़ी, फिर एक दिन तुम आसमान में उड़ी, उड़ती रही, बढ़ती रही, अनंत को चली गई, खो गई। फिर एक दिन तुम आसमान में उड़ी, उड़ती रही, बढ़ती रही, अनंत को चली गई, खो गई। अब एक कविता है, प्रार्थना। ये दुनिया औरतों के हाथों में दे दो, यह दुनिया औरतों के हाथों में दे दो, रोटी की तरह गोल और फूली इस पृथ्वी पर प्रेम की मधुर आंच है, रस माधुर्य का स्रोत है, इस सृष्टि में जीवन की पवित्र कोख हैं औरतें। रोटी की तरह गोल और फूली इस पृथ्वी पर प्रेम की मधुर आंच है, रस माधुर्य का स्रोत है, इस सृष्टि में जीवन की पवित्र कोख हैं औरतें। औरतों के हाथों में संभली रहेगी ये दुनिया, बेहतर और सुंदर बनेगी। औरतों के हाथों में संभली रहेगी ये दुनिया, बेहतर और सुंदर बनेगी। रचना की प्रेरणा है औरतें, रचना की प्रेरणा है औरतें, सूर्य की ऊष्मा है, ऊर्जा का उद्गम है, हर्ष है हमारे जीवन का, उल्लास है, उज्जवल निर्द्वंद ममता की सर्जक हैं। हे पुरुषों, एक ही प्रार्थना है तुमसे, ये हमारी दुनिया औरतों के हाथों में दे दो, अगर तुम सुरक्षित रखना चाहते हो इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब भारत यायावर दक्षिणपंथी है तो है, लेकिन वो मेरा बहुत गहरा दोस्त भी है। मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ, और अगर एक दिन भारत से बात नहीं होती तो समझिए मेरा वो दिन खराब निकल जाता है। हम लोग रोज आपस में घंटों बात करते हैं, और ज्यादातर बात हमारी कविता पर ही होती है। कवि भारत यायावर के लिए कविता का शीर्षक है भारत। भारत मेरे दोस्त, मेरी संजीवनी बूटी, भारत मेरे दोस्त, मेरी संजीवनी बूटी, बहुत उदास हूं जब से तेरी संगत छूटी, संगत छूटी ज्यों फूटी हो घी की हांडी, ऐसा लगता है प्रभु ने भी मारी डांडी। संगत छूटी ज्यों फूटी हो घी की हांडी, ऐसा लगता है प्रभु ने भी मारी डांडी। छीन कविता मुझे फेंक दिया खारे सागर, और तुझे साहित्य नदियां में भर मीठी गागर। छीन कविता मुझे फेंक दिया खारे सागर, और तुझे साहित्य नदियां में भर मीठी गागर। जब जब आती याद तेरी मैं रोया करता, यहाँ रूस में तेरी स्मृति में खोया करता। जब जब आती याद तेरी मैं रोया करता, यहाँ रूस में तेरी स्मृति में खोया करता। मुझे नहीं भाती सुख की यह छलना माया, अच्छा होता रहता भारत में ही कृश काया। मुझे नहीं भाती सुख की यह छलना माया, अच्छा होता रहता भारत में ही कृश काया। भूखा रहता सर्दी गर्मी, सूरज तपता बेघर होता। भूखा रहता सर्दी गर्मी, सूरज तपता बेघर होता। अपनी धरती अपना वतन, अपना भारत ही घर होता। भारत में रहकर भारत तू खूब सुखी है, भारत में रहकर भारत
तू खूब सुखी है, रहे विदेश में देसी बाबू बहुत दुखी है। रहे विदेश में देसी बाबू बहुत दुखी है। अब एक कविता हरि भटनागर के लिए। हरि भटनागर हिंदी के कहानीकार हैं और उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं और ढेर सारी कहानियां लिखी हैं। उनके बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो हिंदी के एक ऐसे विरल कथाकार हैं जो लाउड नहीं है, जो जरा भी लाउड नहीं है, और उनकी कहानियां छपती हैं, कोई शोर नहीं होता। उनके बारे में ना आप समीक्षाएं पढ़ेंगे, लेख पढ़ेंगे, लेकिन कितने गहरे, कितने अच्छे कहानीकार हैं, सिर्फ उनकी कहानियों को पढ़कर ही जाना जा सकता है। पुराना दोस्त, हरि भटनागर के लिए। इतने बरस बाद आज जब तुमको देखा, एक यही जोखा लेखा। इतने बरस बाद आज जब तुमको देखा, मन में आया बस एक यही जोखा लिखा। बदल गई दुनिया सारी पर तुम वही हो, जहां देखा था दशकों पहले वहीं कहीं हो। सरल स्नेही वैसे ही तुम जैसे तब थी। सरल स्नेही वैसे ही तुम जैसे तब थे। गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु में तुम करतब थे। टूटी चप्पल पैंट कमीज में घूमा करते, ना मांगते किसी से भी कुछ, बस झूमा करते। प्रीति रहती थी साथ तुम्हारे और थी भाषा। प्रीति हरि भटनागर की पत्नी का भी नाम है, जो एक चित्रकार हैं और बड़े अच्छे चित्र उन्होंने बनाए हैं। प्रीति रहती थी साथ तुम्हारे और थी भाषा। रचना की मन में रहती थी बस अभिलाषा। रंगों का संयोजन करती थी प्रीति तुम्हारी। मैं डूबा रहता उस प्रीति में था बलिहारी। 2-2 दिन तुम दोनों संग में करता फाका। जीवन को तब हमने सूखे चनों से हाँका। 2-2 दिन तुम दोनों संग में करता फाका। जीवन को तब हमने सूखे चनों से हाँका। यार दोस्तों के शर शूल सब सह जाते थे। गृह विहीन हम यहाँ वहाँ कहीं रह जाते थे। शूल सब सह जाते थे, गृह विहीन हम यहाँ वहाँ कहीं रह जाते थे। आज बदल कर मैं हो गया मोटा ताजा। तुम वैसे ही बने हुए हो सुखड़ राजा। आज बदल कर मैं हो गया मोटा ताजा। तुम वैसे ही बने हुए हो सुखड़ राजा। टूटी चप्पल पैंट कमीज में घूमा करते। चप्पल पैंट कमीज में घूमा करते, ना चाहो किसी से कुछ, बस झूमा करते। एक छोटी सी कविता है, तुम गाती हो। तुम गाती हो, तुम गाती हो जीवन का गीत, और धूप सी खिल जाती हो। तुम गाती हो जीवन का गीत, और धूप सी खिल जाती हो। तुम गाती हो सौंदर्य का गीत, और फूल सी हिल जाती हो। तुम गाती हो प्रेम का गीत, और रक्त में मिल जाती हो। तुम गाती हो प्रेम का गीत, और रक्त में मिल जाती हो। मैं चाहूं यह तुम गाओ हर रोज सवेरे। कोई समय हो हंसी हमेशा रहे तुम्हें घेरे।
एक कविता धूप के बारे में। अभ्र की धूप। यह धूप बताशे के रंग की, यह धूप बताशे के रंग की, यह दमक आतशी दर्पण की, कई दिनों में आज खिलाई है, यह आभा दिनकर के तन की। फिर चमक उठा गगन सारा, फिर गमक उठा है वन सारा, फिर पक्षी कलरव गूंज उठा, कुसुमित हो उठा जीवन सारा। यह धूप कपूरी क्या कहना, यह रंग कसूरी क्या कहना, अक्षत सा छींट रही मन में, उल्लास माधुरी क्या कहना। फिर संदली धूल उड़े हल्की, फिर जल में कंचन की झलकी। फिर संदली धूल उड़े हल्की, फिर जल में कंचन की झलकी, फिर अपनी बाकी चितवन से मुझे लुभाए यह लड़की। तीन कविताएं और पढ़ूंगा, बल्कि दो ही कविताएं और पढ़ूंगा। हिंदी कविता का क्यों। एक कविता में, हिंदी कविता में ये सवाल बार बार गूंजता है, उसी को लिखा है। अच्छे कवियों को सब हिंदी वाले नकारते, अच्छे कवियों को सब हिंदी वाले नकारते, और बुरे कवियों के 100 गुण बघारते। ऐसा क्यों है ये बताएं जरा भाई अनिल जी, अच्छे कवि क्यों नहीं कहलाते हैं सलील जी। अच्छे कवियों को सब हिंदी वाले नकारते, और बुरे कवियों के 100 गुण बघारते। ऐसा क्यों है ये बताएं जरा भाई अनिल जी, अच्छे कवि क्यों नहीं कहलाते हैं सलील जी। क्यों ले दे कर छपने वाले कवि बने हैं, क्यों हरी घास को चरने वाले कवि बने हैं। परमानंद और नवल सरीखे हिंदी के लोचे, क्यों देश विदेश में हिंदी रचना की छवि बने हैं। क्यों शुक्ला जोशी लंठ सरीखे नागर राठी, हिंदी कविता पर बैठे हैं चढ़ाकर काठी। पूछ रहे अपने ई पत्र में सुशील कुमार जी, कब बदलेगी हिंदी कविता की यह परिपाटी। और आखिरी कविता, 5 आलोचक। 5 आलोचक हिंदी में हैं, पांचों हैं लठमार। 5 आलोचक हिंदी में हैं, पांचों हैं लठमार। कवि कथाकार उनसे कहते तुम सब हो बेकार। आलोचक अपनी लुंगी खोलकर मारे ऊंची धार, आलोचक अपनी लुंगी खोलकर मारे ऊंची धार। हमसे कुछ लिखवाना है तो मालिश करो यार। कवि उन्हें धमकाते हैं, जाओ बेचो आलू चना, जरूरत नहीं तुम्हारी किताब बिके समीक्षा बिना। कथाकार भी उनसे लड़ते, जा लोचक तू जा। कथाकार भी उनसे लड़ते, जा लोचक तू जा। भगा देते उन्हें अपने पास से, बकवास मत सुना। 5 आलोचक हिंदी में हैं, सब पांचों बेरोजगार। लिखना पढ़ना बंद हो गया, ढूंढे कोई जुगाड़। शुक्रिया, आप सब लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद अनिल सर। इस तरह से मत देखिए, उमा शंकर जी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, अभी खा जाएं। अनिल सर धन्यवाद, आपने बहुत ही सारगर्भित ढंग से अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया, और खासकर स्त्री से संबंधित कविताओं को आपने जिस बेबाकी से प्रस्तुत किया वो काबिल तारीफ था। अब मैं
वार्ता के क्रम में बुलाऊंगा युवा आलोचक उमा भाई को, उमा शंकर सिंह परमार। धन्यवाद को पीके सिंह, धन्यवाद प्रद्युम्न कुमार जी। अनिल जन्मेजय सर की कविताओं में वास्तव में है कि स्त्रियों का पक्ष ज्यादा मजबूत है। यहाँ तक भी वो अपनी लास्ट के पूर्व जो कविता थी, जो राजा खुशगाल को पेश किए हैं, ये धरती स्त्री के हाथ में सौंप दो अगर इसको बचाना चाहते हैं। इनके यहाँ बहुत से स्त्री पात्र, इनके जीवन में भी स्त्रियों की स्त्री कैरेक्टर बहुत है, कविता में भी इनकी स्त्री कैरेक्टर बहुत है, और स्त्रीमय जीवन, स्त्रीमय भाषा, सब कुछ इनका स्त्रीमय। बात 8वें दशक की हिंदी कविता को लेकर के हो रही है। तो अधिकतर कहते हैं कि अनिल जन्मेजय, सुधीर सक्सेना, भारत यायावर, ये लोग 8वें के इनको न माना जाए और इनको 9वें दशक का माना जाए। ये हमारी हिंदी में बड़ा गड़बड़ झाला है। ये गड़बड़ झाला है जैसे आपका 7वां दशक रहा, विजेंद्र रहे, कुमार विकल रहे, केदारनाथ सिंह रहे, सर्वेश सक्सेना रहे, धूमिल भी रहे। उस दौर में इनका लेखन आरंभ हुआ। 8वें दशक में आकर के ये पीढ़ी मुकम्मल रूप से स्थापित हो गई। और जब एक पीढ़ी स्थापित होती है और दूसरी जो नई पीढ़ी उस दौर में आती है, तो जो हमारा 8वें दशक का जो स्थापित कवि होते थे, विजेंद्र कुमार विकल वगैरह, मनमोहन, विष्णु खरे, बहुत लोग थे, कुमार नारायण, तो उस दौर में एक ऐसी पीढ़ी भी थी जो इनके साथ लगातार छप रही थी और उनको पढ़ा जा रहा था, उनकी किताबें आ रही थी। और वो पीढ़ी आकर के 90 के दशक में टोटली आकर के स्थापित हो जाती है। और जब ये लोग स्थापित होते हैं तो एक तीसरी पीढ़ी जो 90 के दशक में हस्तक्षेप करना आरंभ करती है। तो हमने जो 8वें दशक की कविता का जो रूप लिया, उसमें उस पीढ़ी की चर्चा हमने रखी जो 8वें दशक में लिख रहे थे। स्थापित होना नहीं मैं कहूंगा, लेकिन लिख रहे थे अपने नए आवेग, नए जोश और नई भाषा के साथ, जो कविता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। विशेष करके इस पीढ़ी पे काफी लोग रहे और भाषा को लेकर के काफी तनाव भी रहा। ये तनाव रहा कि रघुवीर शाह जो 7वें दशक के कवि थे, उन्होंने अखबार की भाषा को काव्य भाषा, बहुत सफल, हालांकि इससे पहले भी बहुत से पत्रकार, कवि भी पत्रकार थे, लेकिन जो उन्होंने अखबार की भाषा को काव्य की भाषा के रूप में प्रविष्ट किया, तो उसकी देखा देखी इस पीढ़ी के भी कई लोग उसी अखबारी भाषा की तरफ एब्सर्ड कवि, अनर्थक कवि का वहां से होता है। तो एक तो ये खिला, और दूसरी इसी पीढ़ी में वो थे जो अपने लोक की पीड़ाओं को लेकर के, विश्व की चिंताओं को लेकर के, अपने आसपास के परिवेश को लेकर के जो लगातार अपनी बातों को अपनी कविता के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कहते। तो जब अखबारी पीढ़ी वाली जो कविता रही, एब्सर्ड कविता, वहां आत्मानुभूति और आत्मसंघर्ष, ये जो आलोचना में दो शब्द उपयुक्त ये प्रयोग किए जाते हैं, इनका वहां पर लगभग अभाव रहा और वो उस चरम को नहीं पा सके जो रघुवीर शाह। रघुवीर शाह की नकल तो किया पर लेकिन वो वहां पहुंचा। अब जो ये हमारे 3 कवि जिनका हमने आज कविता पाठ किया, ये तीनों अपनी अपनी भिन्न संवेदनाओं के लिए जाने जाते। तीनों में एक चीज कॉमन रही कि कहीं ना कहीं से अस्मिता बोध, तीनों अस्मिता बोध 80 के दशक की कविता में आ जाना बहुत बड़ा।
जो चीज 90 के दशक से जिसका आरंभ हुआ वो 80 के दशक में ध्वनित हो। जिस स्त्रीवाद की चर्चा होती है कि अनिल की कविताओं में स्त्रियों पर ज्यादा कविता है, भारत यायावर के पास भी स्त्री पर बहुत सी कविता है, सुधीर सक्सेना पर बहुत ज्यादा कविता भी तो पढ़ करके गए। तो ये चीज आकर्षित करती है इन कवियों पर, जो कि 90 के दशक में क्या क्या होगा इसकी पीठिका रचे, इसकी भूमिका बना रहे। ये पहली भूमिका इन्होंने अस्मितावाद को लेकर। अब अनिल जन्मेजय जब कहते हैं कि उनकी जो कहारिन कविता है उसकी संवेदना भी आपने देखा है कि पानी भरते बर्तन मलते और कोई गीत बुदबुदाती है, मुंडेर परे कोयल ठहर जाए। इसी तरह सुधीर सक्सेना अपनी एक कविता में जहां तक स्त्री के लिए एक प्रेम और उसकी भी अस्मिता अपनी उसकी पहचान होती है, इस कविता में उन्होंने दिखाया है। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसकी चर्चा भी उन्होंने कहा है कि जहां जहां उनके पिता रहे तहां तहां उनकी माँ भी रही। पिता लखनऊ में रहे तो माँ लखनऊ में रही, पिता रायबरेली गए तो माँ चली गई रायबरेली, पिता आगरे में थे तो माँ आगरे में, नागपुर में थे तो नागपुर, पिता रहे मिर्जापुर में तो माँ मिर्जापुर में, पिता के साथ हर जगह। और ये पिता के साथ हर जगह, कभी मेरठ, कभी देहरादून, कभी इलाहाबाद, पिता से अलग या जुदा कभी नहीं रहे। ये एक माँ के प्रति लगाव और माँ की अस्मिता का, माँ अपनी अस्मिता अपनी उपस्थिति अपने पिता के साथ ही देखती थी और पिता के साथ उनका कोई, जब वो नहीं रहे तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं। ये आवाज कविता में अनिल जन्मेजय जब कहते हैं कि ये धरती स्त्री के हाथ में दे दो, खूबसूरत रहेगी, वो ऊर्जा का स्रोत है, ऊष्मा का स्रोत है, तो ये कहीं ना कहीं से केवल एक कविता नहीं है, ये कविता नहीं, ये आने वाले एक चिंतन की, जो हमारे प्रगतिशील लेखन में एक नई चेतना का प्रवेश है, एक आहट है। आज जो स्त्रीवाद इतने व्यापक रूप में इस उत्तराधुनिक दौर में, विशेष करके जब आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ तब अस्मिताओं का उदय। आर्थिक उदारीकरण ने आर्थिक रूप से इतने और सामाजिक रूप से इतने बदलाव किए कि जो अस्मिताएं सदियों से दबी हुई थी, कुचली हुई थी, अपने को शोषित मान रही थी, अपने आप को समाज की मुख्य धारा से हटे हुए मान रहे थे, हाशिए का मान रहे थे, वो कहीं ना कहीं से उभर करके आए और वो उभर करके अपने हक की मांग ले ले। आज अगर स्त्रीवाद उभर करके आ रहा है तो ये आरंभ उस दौर में हो चुका था, पुरुष कवियों की कविताओं में और स्त्री कवियों की भी कविताओं में हो चुका, लेकिन अब ज्यादा आर्थिक उदारीकरण के बाद ज्यादा। तो उस दौर की स्त्रीवादी कविताओं में और इस दौर की स्त्रीवादी कविताओं में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि उस दौर में बाजारवाद नहीं, उस दौर की स्त्री केवल हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ती थी, हक की मांग करती। और आज का जो स्त्रीवाद है वो बाजार के साथ गतिशील हो गया। जो पुराना स्त्रीवाद था वर्ग संघर्ष को अपना मानता, उसको अपनाता था, इतिहास बोध के साथ चलता था। आज का जो स्त्रीवाद है वो इतिहास बोध, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, इन सबको नकार रहा। पहले मैं सुधीर सक्सेना पर बात करना चाहूंगा। उनकी कविताओं में जैसे कि हम कहते हैं कि लोक धर्मी कविता, तो लोक धर्मी में हम ये सामान्य तौर पर जान लेते हैं कि हमारा लोक का अर्थ गांव या कस्बे की कविता। हम बार बार कहते रहे कि गांव या कस्बे की कविता नहीं है, लोक एक वर्ग की कविता,
लोक और आभिजात्य ये स्थानीयता का भेद नहीं है कि महानगर और गांव, यह भेद विचारधारा का, ये क्लास का, वर्ग का। तो वर्ग हमारा जो शोषित वर्ग, चाहे शहर में रहे चाहे महानगर में, है तो लोग हुमिल भी गांव पर कविता लिखते थे, लेकिन शहर पर भी लिखते थे। मोचीराम शहर में ही तो बैठता। तो हमारा जो तबका है वो कहीं भी, सुधीर सक्सेना केवल हिंदुस्तानी लोग से ही नहीं, एक वैश्विक स्तर पर जहां भी गए, जिस भी थे, एक तो उनका आधा जीवन, आधा क्या, वो तो लगभग कहा जाए कि संपूर्ण जीवन यात्राओं में, रूस से लेकर चीन से लेकर और जाने मध्य एशिया, यूरोप, कहां कहां, और जहां गए तहां से कविता। उन्होंने कविता घर बैठ करके नहीं, वो जहां गए वहां से कविता। तो उस दौर में, विशेष करके 80 के दशक के दौर में, जब उनका जब अंत हो रहा था, उनका जब कविता संग्रह समरकंद में बाबर आया 90 के दशक, तो उस समरकंद के बाबर में बाबरी मस्जिद ध्वंस के पहले ही उन्होंने इस संघर्ष का चित्रांकन कर, उन्होंने जो तो बता दिया था कि ये जो आर्थिक उदारीकरण आया है, वैश्विक एक मतलब केंद्रिकता की तरफ जो हमारा विश्व बढ़ रहा है, मार्केट पूरा खुल रहा है और हर आदमी बाजार का बासिंदा होने जा रहा है, ये साधारण नहीं है, ये केवल एक तानाशाह इसको हाकेगा अपने का। समरकंद में बाबर इनकी श्रेष्ठ वैश्विक प्रतिरोध, पहली बार इनकी जो सबसे लंबी कविता है 20वीं सदी 21वीं सदी, इसमें यही द्वंद कि एक समय था कि इस दुनिया का जो दरोगा था अमेरिका, वो लाठी और डंडे से हाँकता था विश्व, चाहे इराक हो, चाहे कुवैत हो, या कोई अन्य देश हो, वियतनाम हो, और अब वो डंडा उसका हट कर गया है, दरोगा वही है और उसका हथियार हो गया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, बाजार, ये उसका हथियार हो गया है और वो उसके द्वारा, उसके माध्यम से अपने तरीके से आता है। इस आर्थिक उदारीकरण को लेकर के उस लंबी कविता पर सुधीर सक्सेना ने जितना कुछ कहा है विश्व राजनय के बारे में, उतना शायद इनके समकालीन किसी भी कवि ने नहीं कहा। ये अपने आप में अकेला था। जहां तक उनकी प्रेम कविताओं की बात, बहुत ही शांत, सरल, ऐन्द्रिक, बोध से बिल्कुल लसा हुआ उनकी प्रेम कविताएं होती। उनका जो कविता संग्रह है, रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, केवल प्रेम कविताओं, छोटी छोटी कविताएं हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं, जहां जहां पानी है और नमक है, उठती है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, तो केवल समुद्र ही नहीं, जहां जहां पानी है, जहां जहां खारापन नमक है, वहां वहां हिलोर उठती। ये प्रेम की कविता ध्वन्यार्थ में, एक आवाज में, जहां भी जो नमक जो माना जाता है, आदमी की ईमान का प्रतीक माना जाता है, आदमी की क्रांतिकारिता का प्रतीक माना जाता है, आदमी की चेतना का प्रतीक माना जाता है। नमक का प्रयोग बहुत कवियों ने किया, बहुत से कवियों ने किया, लेकिन नमक का अर्थ केवल एक ही रहा है, चेतना। जब रात को क्रांति की आश या क्रांति का बिंब लोग देखते हैं, जहां जहां है नमक, जहां जहां लोगों में चेतना, वो उठ करके खड़े। ये इनकी प्रेम कविता है। और उन्होंने इस फांसीवादी दौर पर भी श्रेष्ठ रचनाएं किया है। लंबी कविताओं के बहुत बड़े कवि हैं। अभी उनका एक लंबी कविताओं का, उनका 10-12 कविताएं हैं, उनका मैंने संपादन भी किया है। उनकी जो धूसर में विलास को देख लीजिए, स्थानीयता, वैश्विकता, ऐसा नहीं कह रही कि वो केवल वैश्विकता को लेकर के, स्थानीयता को भी लेकर के चलते। धूसर में विलास को यह बांधा है, और बनारस पर कविताएं,
रायबरेली पर कविता, इलाहाबाद पर कविता, उनकी बहुत सी कविताएं हैं जो स्थानीयता को लेकर के, वहां की संस्कृति को लेकर के, वहां की सांस्कृतिक और सभ्यताओं के विनाश को लेकर, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जब किसी शहर पर कविता लिखते हैं तो वो उसे केवल देखते नहीं, उसका चित्र भर नहीं उकेरते कि उसका वो बना दे फिल्म, कि इस शहर में जाए उसका फिल्म बना। ऐसी भी कविताएं होती हैं कि जब कोई शहर में जाता है उसका चित्र खींच देगा, तो वो चित्र क्या होगा, उसके अंदर जब जान ही नहीं होगी, जान का मतलब उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी वस्तुएं, उसके लोग। जब किसी शहर पे आप लिखे तो केवल ऊपरी खाका खींच करके चल दे तो कविता नहीं, वो कविता तभी प्राणवान कविता होगी जब उस शहर की संस्कृति, उसका इतिहास, उसका भूगोल और उसके लोग आपकी उस कविता में आएंगे, तब ये लगे कि ये नहीं इलाहाबाद का, बांदा का, काशी का, रायबरेली का एक मुकम्मल। ये तो इन्होंने तो पेचिंग तक भी और श्रेष्ठ कल्पनात्मक, ऐसे से एक कविता मुझे वो याद आ रही है जो उनकी पेचिंग पर थी और उसका आरंभ ही इतना शानदार है। विदेशी शहर, है किसी तमतमाए मंगोल चेहरे सा, वो कविता है, वो मिल नहीं रही है, मैंने उसको पढ़ा है लेकिन उसको संभाल के नहीं रखा। तो ये सुधीर सक्सेना जी छोटी कविताएं, लंबी कविताएं, किस्म किस्म की, विशेष करके मित्रों को लेकर के उनका जो अनिल जन्मेजय जी को जो समर्पित उनका कविता संग्रह है, बेहतरीन कविता संग्रह की, अपने कम से कम 50-60 मित्रों पर कविताएं लिख देना और सारी कविताओं इकट्ठा कर लेना, बड़ी बात, मेहनती कर। उनका ने जो उन्होंने ईश्वर को लेकर के लिखा, ईश्वर जिस पर कि हमारा प्रगतिशील वर्ग लिखने से बहुत डरता है, भयभीत होता है। ईश्वर पर लिखेंगे तो कहीं आस्थावादी होने का आरोप न लग जाए, आस्थावाद से बचते हुए ईश्वर पर पूरा कविता संग्रह लिख देना और ईश्वर की सत्ता को मनुष्य की सत्ता के समकक्ष खड़ा कर देना, ये कवि के लिए बहुत बड़ा मेहनत का और जोखिम का, दोनों का। तो अगर सुधीर सक्सेना 80 के दशक में जाने जाते हैं तो अपनी वैश्विकता के लिए और सांस्कृतिक चेतना के लिए, अपने यथार्थवादी चरित्रों के लिए और जो विचारधारा, इतिहास बोध, भूगोल, वहां की संस्कृति, इन सब को लेकर के कविता का एक मटेरियल तैयार। उनकी कविता में आप कहीं उच्छृंखलता नहीं पाएंगे, उथलापन नहीं पाएंगे, ये नहीं पाएंगे कि ये कभी बड़ा गलत कह रहा है। उस बहुत बांदा में या बिलासपुर में ऐसा नहीं मैंने देखा। आप वही पाएंगे उस बिलासपुर में जो वहां है, वही इतिहास पाएंगे जहां पर उन्होंने लिखा है, वही इतिहास आप किताब में भी पाएंगे और वही इतिहास कविता में भी पाएंगे। तो इतिहास का, भूगोल का, व्यक्ति का, लोक का, विचारधारा का, इतना सबका समन्वय करके लगातार लिखते जाना एक बड़े कवि। दूसरे कवि हमारे भारती यायावर, उनमें मैं दो चीजें विशेष करके जानता हूं कि वो सहजता की, वो भाषा में बहुत ज्यादा मुहावरेबाजी या छिपावपन या जिसे कहा जाता है अमूर्तन, ये सब उनको पसंद है। वो सीधी भाषा में कहते हैं और धारदार व्यंग में भी कहते हैं, तंज में भी कहते हैं। और उन्होंने जब भी प्रेम पर लिखा है तो भावनात्मक आवेग के साथ रूमानियत भी उनके अंदर। उनके सारे कविता संग्रह लगभग जो झेलते हुए और यहाँ भी वहां भी उनके जो कविता संग्रह सब लगभग 80 के दशक में 82, 83, 84, 82 में तो अनिल जी का भी आया था
वो कविता संग्रह की यह कविता नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें आई थी। तो भारत भाई साहब का विशेष करके दार्शनिक भंगिमा ना होना कविता में, वैचारिक भंगिमा ना होना, ये मुझे बेहद आकर्षित। और वो विशेष करके एक इंसान की तरह वो कविता लिखते हैं कि जैसे एक ऐसा इंसान जो कहा जाए कि निष्क्रिय होता है, वो किसी आवेग में नहीं लिखता। अब जैसे एक उनकी है कविता बिंब को मैं दिखाऊंगा कि ना तूफान का आना तय था, ना तूफान का आना तय था और ना पेड़ का गिरना, ना मेरे मिट्टी के मकान का पूरी तरह धंस जाना, ना तय था। किंतु उस मकान को छोड़कर तो हम बाहर जाएंगे और हम इस तरह भूल जाएंगे, ये भी तय है। ना तो तूफान का आना, देखिए सीधी सी कविता है कि जब तूफान पर हमारा बस नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई उस तरह की लफाजी नहीं, जो सीधा सीधा हुआ है कि ना तूफान का आना तय था, ना पेड़ का गिरना तय था, और ना हमारा घर टूट जाना तय था, और ना हमारा निकलना तय था, और निकल करके भूल जाना तय था। अर्थात आज वो उस गांव को भूल भी चुके हैं। अब कभी कभी भारत यायावर जब आक्रोशित होते हैं तो उनकी कविता अपनी इस लय को, जो सहज भंगिमा है, जिसे मैं सहज गुण मानता हूँ, इससे वो थोड़ा अलग हो जाते हैं और बिंबों में, प्रतीकों में और विशेष किस्म की फंटेसी के रूप में कविताओं को लिखने लगते हैं। अभी उन्होंने जो इतिहास पर कविता लिखी है, इसी तरह के विशिष्ट वो कविता जो सुना रहे थे, इतिहास गोरख धंधा है। अब वास्तव में गोरख धंधा, आम आदमी कहीं इतिहास का करेक्टर होता है क्या? नहीं होता। वो तो राजा महाराजाओं का होता है, जो राजा महाराजाओं के चापलूस रहे, उन्हीं के सेनापति रहे, उन्हीं के जादूगर रहे, और उन्हीं के मंत्री रहे, उन्हीं के संतरी रहे, उन्हीं के व्यापारी रहे, उन्हीं का इतिहास में उल्लेख होता है। तो ठीक तो कह रहे हैं कि गोरख धंधा, जो वहां पर हत्यारे दिए, दार्शनिक दिए, बलात्कार दिए, आम आदमी इतिहास में नहीं। तो इतिहास को वो अगर वो गोरख धंधा कह रहे हैं तो गोरख गोरक्ष नहीं है। गोरख धंधा का मतलब होता है एक ए, ए, गलत चीज कि जिन्हें इतिहास में होना चाहिए उनको नहीं रखा गया, और जिनका न होना चाहिए इतिहास, उनका इतिहास के निर्माण में भी कोई योगदान नहीं होता। इतिहास तो आदमी बनाता है, जनता बनाती है, मनुष्य बनाता है, आम जन बनाता है। आम जन के संघर्षों से, उसकी लड़ाइयों से इतिहास बनता है, उसके परिवर्तनों से इतिहास बनता है। जब भी कोई क्रांतियां हुई, आम जन ने किया, राजा महाराजाओं ने कभी क्रांतियां नहीं किया। तो अगर भारत या यावरे कह रहे हैं कि इतिहास एक तो गोरख धंधा है और उस पर तमाम नकारात्मक वृत्तियों को, आदतों को, और इतिहास की जो मतलब जो जो आज की समाज में हमारे यहाँ विसंगति का, असंगति का जो कारण हो चुके हैं, उन सबको उस कविता में ले आ रहे हैं। तो इनकी खूबी है, क्योंकि इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं और उन्हीं की चर्चाएं इतिहास पर है। तो भारत यायावर जब आक्रोश की मुद्रा में होते हैं तब उनकी कविता में एक फंटेसी जैसा, और कई कविताओं में ऐसी फंटेसियां, एक मैं छोटा सा बिंब दूंगा इनका, तुम धरती के नमक हो कविता संग्रह को, जो अनिल जी ने संपादित किया है। अंधेरे में अब साफ साफ पहचान पा रहा हूं, अंधेरे में अब साफ साफ पहचान पा रहा हूं अपनी ही आकृति, जो जितनी ही जानी पहचानी है उतनी ही अजनबी। इस अंधेरे में भी वो अपने आप को साफ, अर्थात ये जो अंधेरा है घना हो गया है, इतना घना हो गया है कि व्यक्ति की पहचान खो चुकी है। अब खोए हुए पहचान के व्यक्ति क्या करेगा? केवल अपनी पहचान खोजेगा। ये अजनबियत का माहौल है। अजनबी, अजनबी शब्द है। अजनबियत हमारे साहित्य का बहुत बड़ा एक लक्षण है, जो आधुनिकतावाद से जुड़ा हुआ। आदमी जब अपने आप को फालतू मान लेता है, व्यवस्था उसे फालतू कर देती है, और वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, अपने आप को जान नहीं पा, तो अजनबीपन का। ऐसे जो संशयग्रस्त पात्र हैं सातपुत्री कहानी में खूब मिलते हैं, और हिंदी कविता में ये अजनबियत जो आई है, ये व्यवस्था को लेकर के आई। और उन कहानियों में जो अजनबियत आई है वो उस तरह के पात्र उनके होते, जो एक मानसिक उनका रोग होता था, उनकी मानसिक जो बनावट ऐसी रही।
अब देखिए एक कविता, हजारों मील दूर से बढ़ा आ रहा है एक आदर्श पंजाब। हजारों मील दूर से बढ़ा आ रहा है एक आदर्श पंजाब। उसने पहले लैटिन अमेरिका को दबोचा, खाड़ी के देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, हम तक ही पहुंचना चाहता है। देखिए अदृश्य पंजा, हजारों मील दूर से आ रहा अदृश्य पंजा लैटिन अमेरिकी देशों को खा गया, खाड़ी के देशों को भी खा गया, अब वो हमको भी खाने के लिए आ रहा। यह एक विलक्षण फंटेसी की कविता है। इशारा किस तरफ हर आदमी समझ रहा। ये इशारा कहाँ की थी? ये वही इशारा है जो अपनी लंबी कविता 20वीं सदी और 21वीं सदी में सक्सेना करते। रही बात अनिल जी की बात, अनिल जन्मविजय जी के बारे में मैं पहले ही अभी मैं आपको बता चुका हूं कि वो स्त्रीवाद को ही लेकर के नहीं, उन्होंने अपनी कुछ कविताओं को नहीं उन्होंने सुनाया जो बेहतरीन कविताएं थी और लय परक कविताएं थी। जैसे कोई बेचैन गिरता है, कोई बेचैन गिरता है, घबराया घबराया कयामत के दिन आए हैं राम जी की माया। इन्होंने लय परक बहुत सी कविताएं और ये लयबद्धता और सहजता इनकी हर कविता में आपको मिलेगी। अंतर ये लय से मुक्त ने अनिल जन्मविजय की कविताओं को पढ़िए, पूरा लय का व्यापक विस्तार। इसका कारण चाहे जो हो, मैं समझता हूं कि त्रिलोचन की संगति रही। अब ये कविता जो उन्होंने लिखा, ये कविता बहुत सामयिक, इसका असर तीखा है, लगभग ये 90 के आसपास की। और ये कविता संभवतः जब हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, उस समय के माहौल को लेकर के इन्होंने लिखा कि कोई बेचैन मिलता है, घबराया घबराया कयामत के दिन आए हैं राम जी की माया। घर अंधेरे हो गए, गलियां दिखती वीरान, पहरों में आग लगा दी और इंसानों को जलाया। जो पहर थे शमशान हो गए, आदमियों से गलियां खाली हो गई, घरों में अंधेरा हो गया, सब राम जी की माया। अब ये राम जी की, और ये कविता सांप्रदायिकता का तीखा, सांप्रदायिकता के विरोध में, मंडलीकरण के विरोध में और श्रमजीवी के पक्ष में खड़े होना, पूरी वैचारिकता के साथ अडिग रहना। इनकी जो आरंभिक कविता है, विशेष करके जो पहला कविता संग्रह आया था इनका, कि यह कविता कविता नहीं है, ये क्या है, ये इनका जो पहला कविता संग्रह सर कौन सा था आपका? कविता नहीं है यह। हाँ, कविता नहीं है यह कविता संग्रह 82 में। इस कविता संग्रह की पूरी कविताएं पढ़ जाए, पूरी कविताओं में उस समय के 80 के दशक की जो मुख्य चेतनावादी धारा थी, सारी कविताएं वहां। वो ये नहीं कह सकता कि अनिल जन्मविजय केवल, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, विशेष करके जो अकाल का विरोधी हो, क्या बहुत ही कलात्मकता है इस कविता में। केवल बिंब नहीं है, एक पीड़ा बोध नहीं है, इसमें कलात्मकता भी देखिए। ऐसी ही कलात्मकता मलय दादा में दिखती है, जब वो कहते हैं कि अकाल आता है, घूरता है, चबाता है और आदमी इतना परेशान हो जाता है कि लोहे की सिल्ली उठा करके चबा डालता है। उसी तरह ये अकाल, उसी तरह के एक विभत्स और उस पर आया। उन्होंने देखिए इसमें उपमा इनकी देखिए, अकाल जब आता है अपने साथ लाता है अड़ियल बैल से व्यथित। अड़ियल बैल संभवतः इन्होंने रूस में न देखे होंगे, लेकिन बरेली में जरूर देखे होंगे अड़ियल बैल। और उस समय ये हम जो अड़ियल बैल होता है, उसके लाख कोशिश करिए, लाख डंडा हाकिए, वो जाता नहीं। इसी तरह अकाल होता है, अड़ियल बैल के जैसे बुरे दिन लाता है, अर्थात ऐसे दिन जो जाते ही नहीं। बाज की तरह आकाश से उतरता है, ये भी देखिए एक बिंब है। बाज की तरह आकाश से उतरता है हरे भरे
खेतों की छाती पर फसल को पकड़ता है पंजे से। आक्रमण कहाँ करता है? फसल पर करता है। खेत के से खलिहान तक सरकता है। वहां श्रम, जो स्त्री भी इनके यहाँ है, श्रमशीला स्त्री, इनके भी बहुत से बिंब हैं। उन्होंने भी जो कहारिन कविता हमको सुनाई, ये उसी तरह की एक स्त्री का प्रतीक है। और इनकी बहुत सी कविताएं ऐसी भी हैं जहां की आप स्त्री के भीतर एक प्रेम, और ऐसा प्रेम जो सकारात्मक है, ऐन्द्रिकता नहीं है उसमें, ऐन्द्रिकता नहीं है, सांद्रता, उसमें एक भाव परखता है। विशेष करके जब उन्होंने ये लिखा कि जब झांका, जब मैंने झांका, वो जो गीत आपने लिखा है कि तेरे अंतस में मैंने पाया डूबी है प्रेम राग, ये झांकना। तो आप भी जब अनिल जन्मविजय की प्रेम कविताओं में झांकेंगे तो वहां वासना मूलक बिंब, और विशेष करके जो कहते हैं वियोग श्रृंगार, जो अधिकतर लोग जो पसंद करते हैं, और जो दैहिक स्थूलता और उसको जो विवरण है देह के अंगों के, जो विशेष करके 70 के दशक में और 80 के दशक में भी लोगों ने लिखा, एक से एक कविताएं आई जो अंदित कविताओं की, वो चीज इनमें नहीं। और न ही आपके भारत जी ने, भारत यायावर की जो कविताएं उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर लिखी, मेरे बच्चों की मां, और वो सो रही हैं, लेटी हैं, और वो चाहते हैं कि मैं बस बैठा रहूं, खड़ा रहूं, उनको देखता रहूं, ऐसा ही एक अंतर लगा, ये ऐसे ही अंतर संवेदना, जहां की कभी एक तरफ अपनी ये अपना प्रेम की अभिव्यक्ति भी कर रहा है, और जिसको प्रेम कर रहा है उसको एक पूरा का पूरा सम्मान दे रहा है, उसको एक काव्यात्मक आदर्श के रूप में ला करके उसको बैठा रहा, उसको सृजित कर रहा है। ये जो कविता थी, ये केवल प्रगतिशील प्रेम कविता ही ये भावना दे सकती, और ये अनिल जन्मविजय की प्रेम कविताओं में है। तुम गाती हो जीवन का गीत, और धूप सी खिल जाती, तुम गाती, अब यहाँ गाती हो और धूप सी खिल जाती, धूप से होता क्या है? प्रकाश। ये ऐसी ही कविताएं इनकी, जहाँ सरलता है, बिंबात्मकता है, और प्रकृति के ये ऐसे उपमानों को लेकर के आती है, जहाँ की कतई आप ये नहीं कह सकते कि इस कविता में कहीं ना कहीं एक कुंठात्मक भाव है। तुम गाती हो सौंदर्य का गीत, तुम गाती हो सौंदर्य का गीत, और फूल सी खिल जाती हो तुम गाती। ये क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि साकिर अली भाई साहब को अवसर दिया जाए। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन साकिर अली भाई साहब का वक्तव्य भी सुनना है, समय भी होने जा रहा है अंतिम। साकिर, आइए साकिर सर। धन्यवाद उमा भाई, आपने बृहद रूप से तीनों हमारे 80 के दशक के कवियों के बारे में बताया। और अब मैं साकिर अली भाई साहब जो बैंक सेवा से निवृत्त हैं, तो निश्चित रूप से उनके लेखन में भी बैंक का लेखा जोखा जरूर दिख रहा है। और उनके 2 कविता संग्रह, बचा रह जाएगा बस्तर, नए जनतंत्र में, और आलोचना की किताब आलोचना का लोक धर्म, जैसी कई कृतियां हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय साकिर अली भाई साहब को, वो अपना वक्तव्य दे। हाँ सर, ये आवाज आ रही है? जी, हेलो, आवाज पहुंच रही सर? हाँ, आ रही है। हाँ जी 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 जी, वो आ रही भाई साहब, बोलिए। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले आदरणीय विजेंद्र जी को याद करना चाहता हूँ। मैं भरत यायावर जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। भाई अनिल जन्मविजय जी को भी नमस्कार बोलना है मुझे। हेलो जी जी, आपको भी नमस्कार।
हाँ नमस्कार। और आपकी कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह सुधीर भाई जो हमारे पुराने मित्र हैं उनको भी नमस्कार करते हुए, और हमारे प्रिय प्रद्युम्न कुमार सिंह जी हैं उन्हें भी याद कर रहा हूँ मैं। बांदा में उनसे हुई भेंट याद है। और उमा शंकर जी तो सदाबहार हैं, आप सभी जानते हैं, वो सबके चहेते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। विजेंद्र जी की कुछ पंक्तियों को पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि विजेंद्र जी आज के बहुत बड़े कवि तो ही हैं, लेकिन बहुत बड़े आलोचक भी हैं, और हम सबको एक सौंदर्य शास्त्री भी हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं। मुक्ति बोध की तरह उनको पढ़ के भी हम बहुत सीखते हैं। मैं उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूँ। जाने हुए को नया बनाकर कहना सृष्टि है, यही अपने अनुभव को कलात्मक बनाकर देने की प्रविधि है। जो कविता में व्यक्त वस्तु सत्ता की आंतरिक अर्थवत्ता है, बाह्य यथार्थ से ज्यादा सुंदर, अर्थवान और संपुष्ट। इसलिए कविता केवल अनुभवों की मात्र अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उन्हें पकाकर व्यक्त करने की रचनात्मक कला है, और वह स्वयं उत्कृष्ट कलाकृति। कविता की यही कृतिशीलता है, यही वस्तु में अपनी निजता से उसमें छिपे सार को खोजना, उसे उद्घाटित करना है। एक जीवंत कविता हर बार हमारे सामने ऐसी चुनौतियों को खड़ा कर उनसे उबरने की ताकत देती है। कवि नागार्जुन की ये पंक्तियां कितनी सार्थक हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कवि ने, विजेंद्र जी कहते हैं, कवि नागार्जुन ने हमें एहसास दिलाया कि आलोक चाहे वह सूरज का हो या उस विशाल भूखंड का, मेरे अस्तित्व के बिना न केवल अधूरा है बल्कि दीप्तिहीन भी है। ये उनकी कविता के बारे में समझ, उनके सारे रचना के केंद्र में, उनकी चिंता के केंद्र में संघर्षरत जो जीवंत लोग है, उनकी चिंता विजेंद्र जी के सोच में, चिंतन के केंद्र में रहती है। यह अंश जो मैंने पढ़ा वो 21 वर्ष पूर्व 2000 में प्रकाशित कविता का प्रयोजन शीर्षक किताब की भूमिका से है। हर बार कोट करते हुए अग्रजों को मैं संगीत के उस्तादों को याद करते हुए शिष्य अपना कान पकड़ते हैं, मैं भी गुरुओं को कोट कर उनका नाम लेता हूं और अपने कान की लौ छू लेता हूं। पुनर्नवा होकर फिर से नया शिष्य बन जाता हूं। उक्त पुस्तक में 24 आलेखों के में कविता के उद्देश्यों को लेकर विस्तार से बहस की गई है, जिसे पढ़कर हम कविता के बारे में, सृजन प्रक्रिया के बारे में, कवि के काव्य व्यक्तित्व के बारे में, उसकी कल्पना और प्रेरणा के बारे में बेहतर जानकारी पाकर ज्ञान समृद्ध हो सकेंगे, बेहतर मनुष्य बन पाएंगे, क्योंकि बेहतर कविता मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाती है। मैं आज के जो 3 कवि हैं उनके काव्य पाठ के अवसर पर मुझे आज बोलने का अवसर मिला है। मैं भाई उमा शंकर परमार जी और प्रद्युम्न कुमार सिंह जो बांदा के संचालक महोदय हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं जो 8वें दशक की बात थी उसके संबंध में काफी स्पष्ट कर दिया है उमा शंकर जी ने, तो मैं उस बात को छोड़कर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि कोई कवि 8वें दशक का में अगर प्रारंभ करता है तो वहीं पर रुका नहीं रह जाता, वो निरंतर रचनारत रहता है। जैसे सुधीर हैं या भरत जी हैं या फिर अनिल जन्मविजय जी, तीनों लगातार पिछले अनेक वर्षों से रचनारत हैं, तो उन्हें एक दशक के कवि के रूप में सीमित करना मुझे न्यायोचित नहीं लगता। खैर आगे बढ़ते हैं। सुधीर जी की जो बात है उसके बारे में मुझे ये कहना है कि उनका अभी देखिए नया संग्रह भी आ गया है, यह कैसा समय, यह उनका 8वां 9वां या 10वां संग्रह है, तो वो लगातार निरंतर रचनारत हैं। मेरी उनसे जो मुलाकात है वो उनकी जो पहली कविता जो मैंने पढ़ी वो पशंती में पढ़ी 1978 में। उस कविता में उन्होंने अपने माँ के लिए कविता लिखी है। वो कविता पंक्तियां मुझे हमेशा हांट करती हैं। बचपन में तुम्हारे मुंह से किस्से और कहानियां सुनते मैंने जाना, एक बहुत बड़ी चीज है सच्चाई, एक बहुत बड़ी चीज है ईमानदारी, एक बहुत बड़ी चीज है जिजीविसा। अपनी माँ को संबोधित ये कविता में जिन संस्कारों और जिन मूल्यों की बात करते हैं, मैं देखता हूं कि उनकी ये जो बीज पद है, बीज रूप है, उनकी सारी कविताओं में आज तक की एक निरंतरता के साथ ये मूल्य मौजूद हैं।
उसी तरह उनकी सुधीर की एक पत्रिका उन्होंने अभी नाम से निकाली थी 1978 में, उसमें उन्होंने 2 भाषाओं के कवियों के अनुवाद छापे थे, जिसमें ब्राजील और रूसी कवियों की। मेरा ये कहना है कि वो शुरुआत से ही एक विश्व कविता से जुड़ गए, तो इसलिए उनकी दृष्टि हमेशा से शुरू से एक व्यापक तौर पर जानी गई और फैलती गई और विकसित होती रही। इसलिए उनकी कविता में हम एक सम्यक विश्व दृष्टि देखते हैं। उनकी लंबी कविता जो शुरुआत में मैंने पढ़ी थी 20वीं सदी और 21वीं सदी में, इस लंबी कविता में उन्होंने 21वीं सदी के आने वाले समय के बारे में, जो उन्होंने 1990 में ही लिख दिया था, 21वीं सदी का लगभग एक घोषणा पत्र था। उस समय लोग नहीं जानते थे कि ग्लोबल इज लोकल, लोकल इज ग्लोबल, ये शब्दावली नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने 1990 में ही ये बता दिया था कि 21वीं सदी सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदलने वाली है। ये कविता जब मैंने 1990 में पढ़ी, एक ब्रोशर के रूप में छोटी सी छपी थी वो कविता और मुझे मिली थी लंबी कविता, तो मुझे लगा था कि इनकी दृष्टि की जो व्यापकता है और विस्तार और समावेशिता है वो अद्भुत है। उसी तरह से उन्होंने उस कविता में 20वीं शताब्दी के सारे घावों का जिक्र किया और 21वीं सदी के बारे में आने वाले समय में कि बहुत सारी आशंकाओं का भी वो जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी कहीं हमारे लिए खराब तो नहीं होगी, अच्छाई उसमें क्या होगी, वो खोजते रहे। तो वो एक लंबी कविता उनकी लंबी व्यापक विश्व दृष्टि का ही एक बहुत बड़ा प्रतीक है और वो ऐसे ही सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए मैं सुधीर जी की जो तुलना है, एक कवि हैं अवार जाति के कवि हैं, जानते हैं आप, उनका नाम बहुत मशहूर है, रसूल हमजा। तो एक छोटे से गांव से निकलते हैं जहां पर की आबादी शायद सैकड़ों की नहीं होगी, शाकिर अली जी आप जगह है, बहुत छोटी सी जगह, वहां से निकल करके पूरी रूसी कविता में छा जाते हैं, वो पूरे विश्व से अपने आप को जोड़ लेते हैं, ऐसी विश्व दृष्टि उनकी। तो मैं सुधीर की तुलना रसूल हमजा तो से करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उनकी भी पूरी अनुवाद हुए उनकी रसूल हमजा तो की कविताओं के, उसी तरह सुधीर भी पूरे विश्व में घूम करके यायावर की तरह, अवार जाति के नस्ल की कवि की तरह वो लगातार घूमते रहे और घूम घूम कर उन्होंने कविताओं के माध्यम से पूरे विश्व को एक ग्लोबल दृष्टि से देखा। और उनकी कविताओं में चाहे जैसा भी भाई ने विस्तार से उसकी चर्चा की है उमा शंकर जी ने, मैं अब उसे आगे नहीं मतलब रिपीट करूंगा, लेकिन जैसे उनकी एक लंबी कविता है धूसर में बिलासपुर, वो यहाँ बिलासपुर में 3 साल के लिए रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बिलासपुर को खोज करके आयत्त किया और उस लंबी कविता में उसका जिक्र किया, तो वो जैसा अभी उमा जी ने भी कहा कि उनके पूरे इतिहास को, पूरी संवेदना को, पूरे संघर्ष को किसी शहर के आयत्त करके कविता में दर्ज करना, ये उनके जैसे एक बहुत बड़े प्रेमी और व्यापक दृष्टिकोण वाले कवि के लिए ही संभव था। उसी तरह उनकी जो लंबी कविता अर्धरात्रि है, इसमें भी वे पूरे विश्व में चल रहे महाभारत, जो हर तरफ संघर्ष चल रहा है, हर तरफ पतन है, हर तरफ युद्ध है, उन सारी यानी तकलीफों को, मुश्किलों को, संघर्षों को उस लंबी कविता में दर्ज करते हैं और अपनी चिंता को प्रकट करते हैं। और वो उसी तरह, लेकिन वो अंत में कहते भी हैं 27वें पर्व में, जैसे महाभारत जैसा लिख रहे हैं वो आज का, संशय मत करो पार्थ, तुणीर से निकालो ज्योति के शर। देखिए प्रकाश के शर निकालने की बात करते हैं। करो संधान, संशय एक कवि दृष्टि है, वो भी उनकी कविता में हमको नजर आती है। उनकी लंबी कविताएं उन्हें एक ग्लोबलाइज्ड कवि की पहचान करने में सक्षम साबित करती हैं। वे 75 से लगातार आज तक लिख रहे हैं। वे अपने आप में एक अनोखे, विरल और बिल्कुल अलग किस्म के कवि के रूप में सामने आते हैं और वैश्विक कविता में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बना ली है। वे विश्व भर में न केवल घूमे हैं, बल्कि विश्व भर के कोने कोने के सौंदर्य और संघर्ष को अपनी कविता का विषय भी उन्होंने बनाया है। सुधीर ने अपनी लंबी कविताओं में घावों से भरे मानवता के शरीर को उजागर किया है। वे धरती को माँ की तरह प्यार करते हैं, इसलिए उनकी कविता प्रेम से लबालब भरी हुई है। वे ईश्वर को भी चुनौती देते हुए कहते हैं, ईश्वर हाँ नहीं तो
उनकी शीर्षक संग्रह की 36 कविताओं में वे कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें भी देख लेंगे। उन्होंने इस संग्रह में अनेक प्रश्न के ईश्वर के बारे में उठाए हैं। ईश्वर को ही इस ग्लोब की सारी समस्याओं के लिए क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए? अगर वह सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, सर्वज्ञानी है, तो आमनीपोटेंट, आमनी प्रेजेंस और आमनीसिएंट है। तो इन 36 कविताओं में सुधीर ने ईश्वर पर ही नहीं, मनुष्य पर भरोसा जताया है। सुधीर की कविताओं पर बात शायद अब कभी खत्म ना हो और लोग लौट लौट कर उनकी कविताओं की चर्चा बार बार करेंगे और कविताओं के प्रतिमान, नए नए प्रतिमान भी सुधीर की कविता के लिए छोटे पड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने अपने मित्रों पर भी कविताएं लिखी हैं, जिसकी चर्चा हमारे उमाशंकर जी ने की है। अनिल जन्मविजय पर भी वो कविता सुनाना चाहते थे, नहीं सुना पाए। खैर, मैं अनिल जन्मविजय जी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं अनिल जन्मविजय जी को सबसे पहले पश्यंती के उसी कविता विशेषांक अक्टूबर 78 में पढ़कर जानता हूं। उसके पहले भी 78 में ही वो लेखक सम्मेलन में ही दिल्ली में मेरी भेंट सव्यसाची जी ने सुधीर जी से करवाई थी। उसी सम्मेलन के में अनिल जन्मविजय जी को हम लोगों ने लेखकों के जो प्रतिनिधियों को चाय पर आमंत्रित किया गया हरिकृष्ण सुरजीत कॉमरेड के द्वारा, तो वहां मिलने गए तो मैंने देखा कि सुरजीत जी की कुर्सी के पीछे अनिल जन्मविजय खड़े हैं। तो मैंने उनके बारे में किसी से जानना चाहा कि भाई ये कौन है, तो किसी ने बताया कि भैया ये बरेली के जन्मविजय जी हैं, अनिल जन्मविजय जी। ये मैं 1978 की बात कर रहा हूँ, जिस सम्मेलन का जिक्र अभी आया। तो मैंने उसी समय जब कविता विशेषांक देखा पश्यंती का, उसकी पहली कविता उन्होंने सुनाई है अभी आज हम लोग को, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कविता का एहसानमंद हूँ, यदि अन्याय के प्रतिकार स्वरूप तनती है कविता, यदि किसी आने वाले तूफान को अग्रदूत बनती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद हूँ। उसी तरह से उनकी दूसरी कविता है तुम्हारा रक्त कमल, जो पश्यंती में छपी है। ये कविता विशेषांक में छपी उनकी कविताएं हैं। तो इसमें वो कहते हैं, देखो तुम सभी देखो, उस औरत को देखो, मुझे मालूम है सब कुछ उस औरत के विषय में, जिसे उन्होंने रक्त कमल पर खड़ा किया है। तुम्हारा रक्त कमल, उस औरत के हाथ से टपकते चंद चांदी के सिक्के जमीन पर। यहाँ पर देखिए हुए ये लक्ष्मी का एक चित्र अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से पूंजीवाद के शोषण के खतरे हैं। वे समझाइश देते हैं कि समझो तुम, और चेताते हैं, सजग करते हैं, समझो तुम यह चाल है उनकी, फंस मत जाना, सावधान रहना, सिक्के मत उठाना, नहीं तो वे फिर तुम्हारा रक्त मांगेंगे, नया रक्त कमल उगाने के लिए। तो ये उनकी कविता का जो तेवर और स्वर है, जो 1978 से चला आ रहा है। आज हमने जो उनकी 10-12 कविताएं सुनी, वो तेवर निरंतर आज तक बना हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। उनकी कविता का एक पंक्ति और भी है, मैंने नहीं सीखा यूकेलिप्टस का पेड़ हो जाना, जब जंगल के अन्य सारे पेड़ नीम और बबूल बन महामारी का विरोध कर रहे हों। ये उनकी कविता की कहना चाहिए गुणात्मकता है या बीज पद है। वे लगातार अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। बाद में पता चला कि अनिल जन्मविजय जी मास्को चले गए और उनसे लेखक सम्मेलनों में मिलने का जो दोबारा अवसर ही नहीं मिला। लेकिन उनके डिस्पैच, कविताएं और अनुवाद कई पत्रिकाओं, नया पथ, उद्भावना, पहल, वागड़, ज्ञानोदय आदि में हम लोग लगातार देखते ही रहे हैं। सुधीर पर उमाशंकर परमार द्वारा भी जो किताब लिखी गई है, उसकी भूमिका भी इन्होंने लिखी है भाई अनिल जन्मविजय जी ने। वे कहते हैं कि यह पोइट्री मैनेजमेंट का युग है। पुरस्कृत कवयित्री ने कविता में कविता के बाजारवाद का विरोध किया है। अनिल जन्मविजय ने कविता की वापसी के प्रणेता का नाम लेकर कविता के बाजार की ओर उन्मुख होने का भी जिक्र किया है। वे आगे कहते हैं, लेकिन उसी दौर में युवा कवियों का एक समूह ऐसा भी था जो पूंजीवाद के इस षड्यंत्र को बखूबी समझ रहा था। सुधीर सक्सेना कवियों के इसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चिन्हांकित करने वाले कवि अनिल जन्मविजय भी
इसी वर्ग के कवि हैं। अनिल ने आगे लिखा है कि सुधीर ने नकली कविता नहीं लिखी, उन्होंने नकली द्वंद्वों का चित्रण नहीं किया, बल्कि जो देखा, जो जिया और भोगा वही लिखा। मेरा ऐसा मानना है कि आज जो हमारे 3 कवियों ने जो अपनी कविताएं पढ़ी हैं, अनिल जन्मविजय और भारत जी भी, उन सभी पर यह टिप्पणी पूरी तरह से लागू होती है। इसी आलेख में अनिल ने 1978 के उसी सम्मेलन का जिक्र किया है जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। मैं उनकी 2-3 कविताओं के कुछ 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। उनकी एक कविता है नया वर्ष। नया वर्ष संगीत की बहती नदी हो, गेहूं की बाली दूध से भरी हो, अमरूद की टहनी फूलों से लदी हो, खेलते हुए बच्चों की किलकारी हो नया वर्ष। एक उनकी कविता है, बहुत सुंदर सी कविता है, उसकी पंक्तियां मैं बताना चाहूंगा, पढ़ना चाह रहा हूं। बेटियों का गीत। मैं मौन रहूं तुम गाओ, जैसे फूले अमलतास तुम वैसी ही खिल जाओ। जीवन के अरुण दिवस तुम्हारे नहीं आज तुम पर पहरे, जैसे दहके अमलतास तुम वैसे जगमगाओ। अभी उमा शंकर जी ने सही कहा है कि उनकी कविताओं में स्त्री पात्र और उनके रचनाओं में बड़ी प्रमुखता से आते हैं। अब उनकी उक्त कविताओं को और अभी पढ़ी गई सारी कविताओं के साथ के कारण साफ जाहिर है कि कविता में सरलता, सहजता और भावुकता और वैश्विकता का गुण अनिल जन्मविजय जी ने अपनी कविता में आज तक प्रारंभ से लेके सहेज कर रखा है। मैं भरत यायावर जी की कविताओं के संबंध में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय आपका और मैं लेना चाहता हूं। भरत यायावर जी को देश भर की हम पत्र पत्रिकाओं में उनके पत्रकारिता की रिस्पेक्ट से भी जानते हैं। देशबंधु में मैं उन्हें लगातार पढ़ता रहा हूं। इन दिनों वे आलोचना में गहरे बैठ कर फणीश्वर रेणु जी पर बड़ा काम भी कर गए हैं। उनके बारे में यही कहा जाएगा कि वे 8वें दशक की कविता की शुरुआत के बावजूद 8वें दशक की कवि के रूप में सीमित नहीं है, वे निरंतर कविताएं लिख रहे हैं। हम लोग अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उन्हें पढ़ते रहे हैं। उनकी कविता समूची मनुष्यता के प्रति, मैं उनको कोट करना चाह रहा हूं। उन्होंने प्रतिरोध का वैश्विक स्थापत्य नामक जो पुस्तक है जिसे उमा शंकर जी ने लिखा है, यह सुधीर सक्सेना की कविताओं पर है। इसके फ्लैग पर भारत यायावर जी ने सुधीर जी की कविताओं पर टिप्पणी की है। वे कहते हैं, उन सुधीर की कविता समूची मनुष्यता के प्रति किए गए अपराधों की पहचान कराती है। उनकी कविता में कहीं भी दुविधा या सस्पेंस नहीं है, बल्कि संकटग्रस्त संस्कृतियों की आपसी टकराहटों से प्रसूत द्वंद्व तनाव, प्रतिक्रियावादी जन विरोधी शक्तियों की पहचान कराती है। उनकी कविताओं को मैंने अभी भरत यायावर जी की भी कविताओं को पढ़ा है मैंने, और उसके कुछ अंश मैं आपको जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है चिंता है फकीरों की। कातिलों का काफिला दंगाइयों से मिल गया है, एक हंगामे में तब्दील हो गया है शहर, कोई नहीं सुन रहा किसी की, सिर्फ शोरगुल। ऐसे में एक कविता लहू लुहान जान बचाती फिर रही है। एक और कविता है उनकी, हम हजारीबाग में भारत यायावर। इस कविता में कवि ने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता में आए हजारीबाग के नाम बतलाए जाने का एक जिक्र किया है। वे लिखते हैं, एक जी छिलो बाग तार सर्व अंगे दाग, एक जो छिलो बाघ तार सर्व अंगे दाग, झगरू के से बोल लो साबुन जोदी ना मिले तो जास हजारीबाग। हजारीबाग के सभी साहित्यिक मित्रों का इस लंबी कविता में जिक्र है, और यह कविता अपने परिवेश व लोकेल से सभी पाठकों को सहजता से जोड़ देती है। अंत में वे कहते हैं, तुम रच रहे हो, यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। इस तरह से ये हजारीबाग में भारत यायावर की कविता समाप्त होती है। एक उनकी कविता मुझे बड़ी पसंद आई, यह तीसरा आदमी कौन है। कवि धूमिल को समर्पित उनकी ये कविता है। इस कविता में भारत जी रचनाकार के द्वारा रचे गए को पढ़ने वाले पाठक से उन्होंने जोड़ दिया है, और जो तीसरा आदमी रचना को लेकर फतवेबाजी करता है उसकी खबर ली है उन्होंने। मतलब कवि धूमिल भी अपनी एक कविता में कहते हैं कि रोटी कोई और पैदा कर रहा है, रोटी दूसरा बेल रहा है, और तीसरा आदमी सिर्फ खा रहा है। वह कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है। इसी कविता से प्रेरित होकर उन्होंने ये तीसरा आदमी कौन है कविता लिखी है। एक बड़ी सुंदर कविता है उनकी, जब गजल होती है थी, जब गजल होती थी, एक शीर्षक है उनकी कविता का। इसमें वो गजल के बारे में एक लंबी कविता लिखते हैं, बहुत सुंदर अंश है उसका। मियाँ ऐसी भी गजल होती है, न फिक्र है मोमिन की, न अदा की, और न गालिब का बयां, जौक का रंगे सुखन भी तो नहीं, फिर भी कहते हो कि गजल होती है। इस कविता में कवि भारत यायावर ने भारत की जो साझी संस्कृति है उसको याद किया है। हिंदी की गजल परंपरा में दुष्यंत के मोड़ को भी याद किया है। भारत जी ने गजल को हिंदी कविता के समकक्ष याद करके सम्मिलित जीवन प्रवाह को उजागर किया है। उन्होंने आज हम लोग को एक सानेट भी सुनाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। उनकी एक कविता, आखिरी बात है, मैं खत्म करता हूं। एक कविता है उनकी, कविता को संबोधित, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। भाषा की जड़ों में तुम हो, हर विचार दर्शन रूपाई तुमसे, हर खोज हर शोध की वजह तुम हो, सभ्यता की कोमलतम भावनाएं तुम में, रचना का उत्कर्ष तुम हो। ये कविता को संबोधित करते हुए कहते हैं, और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। उनकी अब बहुत अच्छी लगी इदरीस कविता भी, जो उन्होंने अभी भी सुनाया, और फैज और इकबाल की कविता को लेकर के उमा जी ने उसको कोट किया था कि उसकी आवाज वाली जो देखेंगे वाली कविता है, उस पर उन्होंने चर्चा की थी। भारत यायावर की कविता में कहीं भी दुविधा या सस्पेंस नहीं है। वे अपने जीवन से जुड़कर लोक धर्मी दृष्टि से जीवन को, मनुष्य को, सभ्यता को देखते हैं। अपनी रचनाओं में, पत्रकारिता के डिस्पैच में भी उसी तल्लीनता से दर्ज करते हैं जैसे कविता में वे करते हैं। वे हमारी साझी संस्कृति के जीवन प्रवाह को पूरी तल्लीनता से उकेरते हैं। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। मैं विजेंद्र जी की स्मृति को भी प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शाकिर भाई। अब शाकिर भाई ने अपने संक्षिप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी बोले वो पूरी तरह से तीनों कवियों के पूरे रचना क्रम को ध्यान में रखते हुए पूरी चर्चा की, और इस परिदृश्य से ये संक्षिप्त ही कहा जाएगा। और उन्होंने जो बेबाक बात कही वो काबिले तारीफ है। मैं सभी मित्रों का, सभी अग्रज कवियों का आभार व्यक्त करता हूं प्रतियोर की तरफ से। राहुल जी को दे दीजिए माइक। राहुल सर को माइक दे दीजिए। नहीं कोई बात नहीं जी, ठीक है। राहुल निर्मल सर को और अपनी बात। अनिल विभाकर जी भी हैं हमारे साथ, उनसे अगर उनको 2 मिनट बोलने के लिए कहिए। उनकी कविता सुनिए सबसे पहली बात है। जी जी जी। अनिल विभाकर जी भी अपनी बात कवियों पर रखें। नहीं, उनकी कविता दो सुन लीजिए अनिल विभाकर जी। ठीक, अनिल विभाकर सर। चलिए आगे किसी कार्यक्रम में उन्हें शामिल कीजिए। हाँ ठीक बड़े कवि हैं इसलिए। ठीक। अरे मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ। नहीं तो उमा भाई, राहुल सर को दीजिए माइक राहुल सर को दीजिए। राहुल सर। हाँ, असल में वो सुन नहीं पा रहे हैं शायद हमारी बात को, तो उनकी कविताओं का पाठ हम अगले उमा भाई से बोलूंगा मैं कि वो अगले हफ्ते की सूची में डाल दिया जाए उनका नाम। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि पिछले 11 हफ्तों में मतलब रविवार का ऐसा इस्तेमाल होगा, ये मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। और बहुत ही आनंद का विषय है मेरे लिए कि अभी कभी विजेंद्र की स्मृति में ही सही, अगर कुछ ऐसा शुरुआत हुई है तो
इस परंपरा को बनाए रखा जाए, इसको चलाने में हम सब लोग अपना सक्रिय योगदान दें, और योगदान दिया भी है, आप सभी लोगों ने योगदान दिया है। आज की सभा के लिए सुधीर सक्सेना जी, श्री भारत यायावर जी, अनिल जन्मेजय जी, उमा भाई, शाकिर अली जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है, और आगे की जो हफ्ते की जो उसका जो रूपरेखा होगी वो उमा जी 1 या 2 दिन में अपने ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अनिल सर, नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार नमस्कार। मस्त फिर आगे है। बात करते हैं जी, बात करते हैं कब? ठीक ठीक ठीक। यहाँ तो प्रोग्राम खत्म कीजिए ना, आगे बात बहुत लंबा हो गया आज का प्रोग्राम है। लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा मजा आ गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। शाकिर भाई, आपने बहुत अच्छा बोला, आपका तो